अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें और कंटेम्प्रेरी भी देख लें, तो उसमें जो परमाणु संपन्न देश हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, उनसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचते हैं लोग। सबसे पहले यही बात आ जाती है ऑपरेशन सिंदूर में, क्यों ट्रंप ने इंटरवीन किया कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है दोनों, इसलिए उनको आना पड़ा। तो अगर अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में उतरा, तो समझ लीजिए खंदक की, गलियों की, शहरों की जो लड़ाई होगी, अमेरिका ताबूत में लौटते हुए अपने नौजवानों की गिनती नहीं कर पाएगा। कि अमेरिकी सबसे ज्यादा डरते हैं तो अपने नौजवानों की ताबूत में लौटती हुई लाशों को देखकर, और उसकी शुरुआत हो गई है। हम तो बिल्कुल सटे हुए हैं पाकिस्तान से। हमने कौन से टैंक उतार दिए थे? हमने कौन सी पैदल सेना कश्मीर से आगे बढ़ा दी थी लाइन ऑफ कंट्रोल से? हम ही पीओके को कब्जा करने नहीं गए थे। तो अमेरिका तो इतनी दूर से नहीं आने वाला। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले नरेंद्र मोदी को इजराइल में 2 दिन रहकर युद्ध की इत्तला नहीं मिली, तो ये उनकी, भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी की, सबकी नाकामी है। लानत है इन सब पर कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में है वो इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ने जा रहा है, आपको आहट नहीं हुई? तो जनरल साहब, इंडिया का स्टैंड आपको ठीक लगता है? प्राइम मिनिस्टर इजराइल के पीएम से बात कर रहे हैं और उसके बाद खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर जो हमला हुआ है उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हमारी सरकार। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान कमजोर पड़ रहा है। हुआ ये कि जो समझ में अब सबके आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर अब हो जा रहा है कि ईरान को छोड़ के अब कोई ऐसा नहीं है जो यूएस की उस माइट को वेस्ट एशिया में चैलेंज करे। एक ध्यान और रखिएगा, ये सब जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ना लग्गी से पानी पिलाने वाले हैं, ये लग्गी से लड़ाई करेंगे। ये कभी ग्राउंड पे जाके लड़ाई करने की हिम्मत इसमें से किसी की नहीं है, ना इजराइल की है और ना अमेरिका की है। ये वहां से ये छोड़ेंगे, बम छोड़ेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, फलाना छोड़ेंगे, सब करेंगे। मूल मुद्दा यह है कि ईरान बिल्कुल घुटनों पे आ जाए, और ईरान में वो जो बार बार खामनाई ने कोई इनके गांव पे तो कब्जा कर नहीं लिया था, इनकी कोई जमीन तो पे जाके अपना हल जोतने नहीं लगे थे। अरे खामनाई अपना एक देश के वहां के जो उनकी जो जिस तरह से वो अपने रहनुमा को चुनते हैं, या जो उनकी जो भी जिस तरह से वो अपने लोगों को चुनते हैं, उस प्रक्रिया के तहत उस देश को रूल कर रहे थे। कोई राजा के लड़के भी नहीं थे, अच्छे थे बुरे थे, ये सब लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। अगर इतने ही बुरे थे और मानव अधिकार का इतना उल्लंघन कर रहे थे, तो किम का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? 2 बम, जरा बम नहीं बोलो भी यहां से, और फिर देखो क्या होता है तुम्हारा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया की किम ने कहा है कि हम कोई, ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि उसका नाम कोई नहीं ले रहा है। मानव अधिकार का पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या करता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो क्या करता है। उसने कहा है कि मैं कोई वार्निंग भी नहीं दूंगा, कोई वो जो होता नहीं झुट्ठल कोई मिसाइल भी नहीं, मैं सीधे न्यूक्लियर वेपन मारूंगा तुम्हारे ऊपर। और ये लोग बिल्कुल दुम दबा के अंदर बैठ गए हैं। खामनाई जी की मौत के बाद ईरान रीग्रुप हुआ है और उससे ज्यादा ताकत के साथ वो लड़ रहा है, वो ऑर्गेनाइज हो गया। उसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है। अगर अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर ईरान में जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने सैनिक आसमान से उतारेगा, तो उसकी हालत वही होगी जो उसकी अफगानिस्तान या वियतनाम में हुई थी, उससे ज्यादा होगी। इसमें 2 अंतर हैं, तालिबान और ईरानियों में। अफगानिस्तान और ईरान में जो अंतर है, वो बेसिक अंतर यह है कि तालिबानी उस तरह न तो पढ़े लिखे थे, न उसके पास ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक संसाधन थे जैसे ईरान के पास। तो अगर अमेरिका जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान में उतरा, तो समझ लीजिए खंदक की, गलियों की, शहरों की जो लड़ाई होगी, अमेरिका ताबूत में लौटते हुए अपने नौजवानों की गिनती नहीं कर पाएगा। कि अमेरिकी सबसे ज्यादा डरते हैं तो अपने नौजवानों की ताबूत में लौटती हुई लाशों को देखकर, और उसकी शुरुआत हो गई है। हम तो बिल्कुल सटे हुए हैं पाकिस्तान से। हमने कौन से टैंक उतार दिए थे? हमने कौन सी पैदल सेना कश्मीर से आगे बढ़ा दी थी लाइन ऑफ कंट्रोल से? हम ही पीओके को कब्जा करने नहीं गए थे। तो अमेरिका तो इतनी दूर से नहीं आने वाला। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले नरेंद्र मोदी को इजराइल में 2 दिन रहकर युद्ध की इत्तला नहीं मिली, तो ये उनकी, भारत सरकार की, विदेश मंत्रालय की, हमारी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी की, सबकी नाकामी है। लानत है इन सब पर कि हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में है वो इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ने जा रहा है, आपको आहट नहीं हुई? अभी क्या हुआ है, आपने जो एग्जाम्पल दिया था, इराक की बात की थी, लिबिया की बात की थी, वहां पे सत्ता परिवर्तन की बात हुई,
वहां पे रीजन दिया गया कि क्या हो रहा है, वहां पे बोला गया कि सद्दाम हुसैन गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पे तो रीजन भी नहीं दिया जा रहा। वेनेजुएला में तो रीजन भी नहीं दिया गया, साफ साफ ये कर दिया गया कि अब हमें रीजन देने की भी जरूरत नहीं है, अब हम वही करेंगे जो हमें करना है। सो वो बात ही पूरी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी स्थिति क्या है, हिंदुस्तान की स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के करीब, जैसे डॉक्टर पाठक ने बोला, 90 लाख के करीब लोग वहां रह रहे हैं। दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी हार्बर कर रहा है इंस्टॉलेशन, अमेरिकन इंस्टॉलेशन को, वो हमारे टारगेट पे है। ये सामने साफ आ रहा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो हमारे नेशनल्स को बहुत ही डेंजर में डाल रहे हैं। और वो वही वाला चक्कर नहीं होना चाहिए कि हवाई जहाज में बिठा के जय हिंद करते हुए ला रहे हैं। 90 लाख लोग हैं भाई, ये कोई 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लोग नहीं है, 90 लाख लोगों को लाना पड़ेगा। अमेरिका बोल रहा है अपने लोगों को कि हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सकते। कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। पूरा का पूरा रीजन जो है एकदम डार्क क्लाउड्स में डाल दिया गया है, ऐसा अजीब सा बना दिया गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति क्या बनने वाली है। ठीक है, और जो रोक सकता है इसको, अब जिन्होंने शुरू किया है वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कुछ हफ्ते चलेगा। ईरान कह रहा है कि आपने शुरू किया है, हम खत्म करेंगे। लेकिन ये पूरा रीजन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता जा रहा है। ईरान में बैठे हुए व्यक्ति को इजराइल में हमला करना है, इजराइल में बैठे हुए व्यक्ति को ईरान में हमला करना है, तो इसमें सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहीं से कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं कि कौन सा कहां क्या मूवमेंट है। ये तय बात है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, ये तो हमारे जनरल साहब भी एडमिट किए कि ये सारी इंटेल जो थी ये चाइना दे रहा था, और चाइना वो फिक्स टारगेट बता रहा था कि कौन सा कहां क्या है। ऐसा माना जा रहा है कि सामने तो नहीं आ रहा है चाइना, लेकिन चाइना और रशिया की टोटल बैकिंग इंटेल के मामले में पूरी तरह से ईरान को है, क्योंकि चीन को भी यह पता है कि अगर ईरान गिर गया तो फिर उसके पास, मतलब फिर रशिया और इजराइल का टोटल कंट्रोल वेस्ट एशिया में भी रहेगा, और पूरा उसके रिपरकशंस बहुत वो हैं। युद्ध का फैसला तो एक ऐसा फैसला होता है कि पता नहीं क्या हो। जहां की न्यूक्लियर वॉरफेयर की बातें हो रही हैं, उस ऐसे युद्ध को आपने बगैर आपने कांग्रेस की अनुमति लिए और आप वहां कूद पड़े। और ये वो व्यक्ति है ट्रम्प, जो कि सेकंड टर्म में कि इसी प्लान के ऊपर युद्ध जीत के आए थे कि हम दुनिया के युद्ध नहीं लड़ेगा अमेरिका अब, और इसी वजह से नेटो से अलग हुए वो। उन्होंने मतलब नेटो अलग बंद इन द सेंस कि खर्चा देना बंद कर दिया कि भाई तुम भी दो खर्चा, मैं क्यों उठाऊं, मैं क्यों दुनिया के युद्ध लड़ूं, मैं क्यों अपनी इकोनॉमी को सफर करने दूं। और वही ट्रम्प आज दुनिया भर के युद्ध लड़ते फिर रहे हैं, जहां देखिए वहां उनको तैयारी रहती है, और पता नहीं आगे और भी क्या क्या उनके दिमाग में तैयारियां हो कि कहाँ वो लोग वो क्या करने वाले हैं। तो ये जो ट्रम्प का जो दबंगई इसको कहते हैं, उसमें जो ये आपके नेतन्याहू साहब उनको मिले हुए हैं, और उन्होंने वेस्ट एशिया में ये हमेशा से इनका प्लेग्राउंड रहा है, और यहाँ पे इन्होंने अब ये दोबारा से ट्राई किया है। अभी इनको 12 दिन की जो जंग थी उसमें से सबक इन्होंने सीखा नहीं। जैसे अभी आपने चाइना की बात की, तो पिछली बार तो बहुत कुछ उसमें बातें निकल के आ रही थी कि चाइना का लॉजिस्टिक का सपोर्ट है, उनको सैटेलाइट इंटेल सपोर्ट मिल रहा है। सेम वे जैसे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को दिया था, सेम वे बताया जा रहा था कि वहां हो रही है, क्योंकि ईरान के पास भले ही ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बमबारी की है अपने गल्फ के जो कंट्रीज है उनके ऊपर, उससे ऐसा नहीं लगता कि ऑन देयर ओन उनके पास इतना बड़ा स्टॉक पाइल है और इतनी बड़ी रणनीति है उनके पास। तो उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से स्ट्रेटेजिकली उनको ये सपोर्ट मिल रहा है। आप जिस हिसाब से, और पिछली बार आप देखिए इनका इजराइल का जो आयरन डोम था, जिसको कहा जाता था कि इसको कोई भेद नहीं सकती दुनिया की ताकत, उसके परखच्चे उड़ा दिए थे ईरान ने, और उसके बाद ही शांति पड़ी थी, चैन हुआ था। तो ऐसा है कि अगेन वही आता है कि ताकतवर से सब डरते हैं। अब बात यहाँ पे अभी बात चल रही थी परमाणु युद्ध की, परमाणु बम की, कि भाई ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना। एक्चुअली तो बोन ऑफ कंटेंशन ये सबसे बड़ी है, क्योंकि ईरान ने कसम खाई हुई है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो उसके लिए वो डेवलप इसीलिए कर रहे थे ईरान के लिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि परमाणु बम, परमाणु शक्ति या जो ये परमाणु एनर्जी है, ऊर्जा है, इसके जो फायदे हैं उसके अलावा खतरे ज्यादा हैं। मतलब आप चेरनोबिल का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे रिसेंट हिस्ट्री में हमारे सामने है, जो रशिया में हुआ। तो कि किसी भी परमाणु संयंत्र में अगर लीकेज हो जाए तो क्या होता है। लेकिन आप ये एक, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें और कंटेम्प्रेरी भी देख लें, तो उसमें जो परमाणु संपन्न देश है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे नॉर्थ कोरिया हो, उनसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचते हैं लोग। सबसे पहले यही बात आ जाती है ऑपरेशन सिंदूर में क्यों ट्रंप ने इंटरवीन किया, कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है दोनों, इसलिए उनको आना पड़ा।
तो मेरा ये मानना है कि जो ईरान है और इजराइल है, इजराइल के पास परमाणु शक्ति है, तो ऐसे दबंग देश को जिसने की पूरे वेस्ट एशिया में अपनी दबंगई फैलाई हुई है, जब चाहे जिसके ऊपर आक्रमण कर देता है, तो ऐसे वेस्ट एशिया में किसी एक कंट्री के पास, चाहे वो ईरान हो या कोई भी हो, उनके पास बैलेंस ऑफ पावर के लिए परमाणु बम होना जरूरी है, इस्तेमाल हो या ना हो, डेटरेंट का काम करता है। आप इसको रियल पॉलिटिक्स कहें या कुछ भी कहें, मतलब वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाली बात है कि इसमें जब आपकी जान पे बनाई है तो इंसान अपना जो भी कुछ होगा वो झोंकने के लिए भी तैयार रहता है। मैं इस फेवर में हूं कि ईरान के पास होना चाहिए। ये जिस तरीके की आज ये स्थिति बनी हुई है ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो गई है, अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है, हमारा भी एलपीजी आता है वहां से, क्रूड आता है वहां से, एलएनजी आता है, मतलब अभी तो 2-4 दिन और खिसक जाए फिर हमारे यहाँ देखिएगा क्या हाहाकार मचेगा। तो ऐसे जो इतना सेंसिटिव जोन है एनर्जी के लिहाज से, तो वहां पे होना जरूरी है एक आदमी के पास, वो चाहे इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, कोई भी हो, उनके पास वो आपस में तय कर ले, वो मिलके बना ले सब एक, वहां बहुत जरूरी है कि अदरवाइज ये ईरान जो इजराइल की दबंगई है वो अमेरिका के वरद हस्त उसके ऊपर है, वो इसी तरीके से चलती रहेगी। तो मेरा ये जो मानना है कि जो हम इस वजह से कंडेम नहीं कर सकते कि ईरान को रोक देना चाहिए था परमाणु जो संवर्धन कर रहे हैं, मेरा तो मानना है कि बना चुके हैं इतने, क्योंकि जिस वक्त आपने 12 रोजा वार में देखा होगा कि ये उनके यहाँ कुछ समय पहले ही रशियन साइंटिस्ट आए हुए थे, उनका इवैक्यूएशन सबसे पहले हुआ था अटैक के बाद। क्यों हुआ था? रशियन साइंटिस्ट क्या करने आए हुए थे भाई वहां, तो यही करने आए हुए थे, और वो उनकी इन्हीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज में मौजूद थे वो रशियन वैज्ञानिक, तो वहां डेफिनेटली उनका रशिया के सहयोग से काम चल रहा था। और अभी उन्होंने 9 महीने में अब कितनी उन्होंने प्रगति कर ली है, ये तो जो मोसाद जानती होगी, या जो वियना में एजेंसी है हमारी दुनिया की वॉच डॉग है जो, वो जानती होगी, बाकी तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अभी भी मैं पढ़ रही थी कि अभी भी एक परमाणु फैसिलिटी के एंट्रेंस पे बम्बार्डमेंट हुआ है। क्या वो तो ये जो भी कुछ करेंगे, लेकिन अगेन फिर वही बात आ जाती है कि एक्चुअली होगा क्या इसके बाद। अगेन वहां कि देखिए ये एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, और जो सिविलाइजेशन भी जो बार बार बात आ रही है कि शहादत का ग्लोरिफिकेशन, मतलब बहुत महान माना गया है, और किसी भी सभ्यता में माना गया है, लेकिन उनके यहाँ धर्म से जुड़ी हुई है शहादत। तो जब शहादत धर्म से जुड़ी हुई होती है तो वो ज्यादा अंदर तक, जिसको कहते हैं ना, गहरे तक बैठी हुई होती है। एक होती है देशभक्ति के लिए शहादत, वो शायद इतने गहरे ना बैठ सके, लेकिन धर्म की जो शहादत है और पूरा इतिहास है, तो मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। तो वो शहादत वाले देश को आप आनन फानन में, मतलब उनके एक नेता को आप खत्म करके आप शायद खत्म नहीं कर सकते, और उन नेताओं ने उन पिछले 9 महीने में उन्होंने पूरी लाइन ऑफ सक्सेशन तैयार कर ली थी। आप ये देखिए कि खमेनेई के मारे जाने के बाद भी एक और कमांडर मारा गया, लेकिन कोई वहां पे कोई ऐसी डिस्ट्रप्शन पैदा नहीं हुआ। अभी जो आप बात बता रहे हैं, बात हो रही है कि ईरान का अपर हैंड हो गया है, ईरान का अपर हैंड हो गया, और जो उम्मीद थी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा ईरान तो इस बार, और मतलब जिसको कहते हैं कि हाराखेरी करने की ठानी है कि ईरान ने, लेकिन वो चीज हो नहीं रही है। इसके लिए डेफिनेटली ये लगता है हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण तो है नहीं, लेकिन चाइना की और रशिया की डेफिनेटली उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको मिल रही है। तो अब जो है ट्रम्प साहब जो है टैरिफ में मुंह की खाई है, और अब इसमें मुंह की खाएंगे, और किस तरीके से लौट के बुद्धू वो घर को जाएंगे, ये सोचने वाली बात है इसमें। और एक बात में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने जो अभी तक कंडेम नहीं किया है खमेनेई की हत्या को, तो एक शेर है, वो राकेश पाठक साहब शायर का नाम बता देंगे, उसके कुछ अल्फाज इस तरीके से है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो आप ये ना सोचें कि खाली खमेनेई को मारा या मधुरो को उठा लाए, वो जिसको उसको सपने में आएगा रात को अगले दिन उठा लाएगा उसको। तो किसी दूसरे की कत्ल पे, किसी के अपहरण पे चुप ना रहे, बोले, मजम्मत करे उसकी। तो जनरल साहब, इंडिया का स्टैंड आपको ठीक लगता है? प्राइम मिनिस्टर इजराइल के पीएम से बात कर रहे हैं और उसके बाद खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर जो हमला हुआ है उस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हमारी सरकार। आप सहमत हैं इस स्टैंड से? ये बात तो माना कि बड़ा बुरा दौर है, जबकि बिल्कुल भारत के इमीडिएट नेबरहुड में जंग छिड़ी हुई है। और जंग भी जब 27 तारीख को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि मीडिएट कर रहे थे इस टॉक्स में, उन्होंने कहा बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। जब बातचीत अच्छी चल रही है और ईरान तकरीबन हर चीज मानने के लिए तैयार था, फिर 28 तारीख को यह युद्ध क्यों शुरू हुआ? पहली बात तो यह।
और दूसरा एक 86 साल के जो है आप बुजुर्ग कह लो, स्पिरिचुअल हेड कह लो, पॉलिटिकल हेड कह लो शिया इस्लाम के, उनको जिस तरीके से उनको उनके पूरे परिवार के साथ इंक्लूड इसमें छोटी सी उनकी पोती भी है, उनको सबको मारा है। जो भी उनका मुसाद का तरीका है मारने का वो हम सबको पता है, दे आर वेरी गुड एट कैरिंग आउट टारगेटेड किलिंग्स। उसको मारना और उसको सेलिब्रेट करना तो हमारी सभ्यता से भी मैच नहीं करता है। और ईरान हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है, 15 अगस्त 1947 तक हमारा पड़ोसी भी था, और हमारे जब इजराइल और अमेरिका बने भी नहीं थे उससे पुराने रिश्ते रहे हैं पर्शिया के साथ और भारत के और हमारी सभ्यता के साथ। तो दो चीजें हैं इसमें। पहली बात तो क्लियरली हमारा स्टांस नजर आया इजराइल और यूएस के पक्ष में, लेकिन इतना तो हम कर सकते थे कि आयतुल्ला खमैनी की मौत पर जो है एक संवेदना संदेश तो, कंडोलेंसेस तो दे ही सकते थे हम। और जैसे हमने रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तब भी हमने खास प्रतिक्रिया नहीं करी एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे। यहां पर दो देशों ने मिलकर जो है एक देश के ऊपर हमला बोल दिया, तब भी हमने कुछ खास नहीं कहा। तो भारत की जो ओवरऑल एक पिक्चर है, एक इमेज है भारत की, एक देश की, एक सभ्यता की, लोगों की दुनिया में, कि हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं जो कि डाउन ट्रॉडन है या जो कमजोर है, और जो सही है उसके पक्ष में। तो सही और गलत का तो इतिहास जज करेगा कि क्यों अटैक किया। जब जो है जून के अंदर इन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर करी थी नेतन्याहू ने कि हमने ईरान को खत्म कर दिया है उसका सब कुछ, और ट्रंप ने कहा हमने पूरी की पूरी विक्ट्री। फिर 7-8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि दोबारा उसके ऊपर लॉन्च करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत अगर स्ट्रांग नहीं भी, कम से कम हम कंडेम तो कर ही सकते थे इस तरीके का असैसिनेशन, क्योंकि हमारे यहाँ काफी तादाद में शिया मुस्लिम हमारे देश में, और 10,000 लोग ईरान में भारतीय हैं, और 1200 से 1400 बच्चे हमारे ईरान में मेडिसिन पढ़ते हैं। तो उनको भी, और साथ में 1 करोड़ लोग जो भारतीय लोग खाड़ी के क्षेत्र में हैं, उनकी जिंदगी भी जो है अभी अधर पे लटकी है। तो ओवरऑल आई फील वी शुड हैव टेकन मोर न्यूएंस स्टैंड, मेरा ये कहना रहेगा। ओके, पर जनरल मोर, जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं 1965 और 71 की लड़ाई में ईरान ने पाकिस्तान की मदद क्या नहीं की थी क्या? उसके बाद अगर ईरान और इजराइल का स्टैंड देखिए, क्या ईरान ने बार बार, चाहे वो हिंदुस्तान में दिल्ली दंगों के दौरान उसे जेनोसाइड कहना हो, कश्मीर में 370 हटाने पर उसके खिलाफ स्टैंड लेना हो, या हिंदुस्तान में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है ये बयान हो, और सार्वजनिक बयान है, वहीं इजराइल ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ खड़ा रहा, आतंकवाद के मुद्दे पर बार बार आपके साथ खड़ा रहा, आपको डिफेंस इक्विपमेंट देता है, और हम तो यहां तक सुनते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने आपको हार्डवेयर और बारूद वगैरह सप्लाई किया था। ऐसे में क्या यह डिसीजन बहुत आसान नहीं है? हमें किसका साथ देना है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की आपने ये नहीं कहा कि ईरान ने हमारे साथ यूएनएचसीआर में कितनी बार कोऑपरेट किया, हमने कितनी बार यूएनएचसीआर में ईरान के साथ कोऑपरेट किया। हमारी नेवी का ईरान की नेवी के साथ बीच में बड़ा अच्छा संबंध रहा, और हम बहुत बीच में तेल आयात करते थे और रिफाइंड डीजल ईरान को भेजते थे। और ईरान जो है भारत का गेटवे है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए, शाहबहार पोर्ट के थ्रू, जहां से हम $500 मिलियन हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, और हमारा एक गेटवे था और हमें परमिशन दे रहा था कि आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के मार्केट्स तक पहुंचे। तो ये देखने का तरीका है, कई बार देश जो है इंटरनेशनल फोरम में इस टाइप की चीजें कहते हैं, बट ओवरऑल आई स्टिल फील कि इस टाइम पे जो लड़ाई है इसका मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है, अननेसेसरी है, और जो है इसको कोई सेलिब्रेट करने की बात है नहीं इस टाइम पे कम से कम। और भारत को कम से कम मेरे हिसाब से जो है अगर नहीं भी इजराइल किसी का सपोर्ट करना था, न्यूट्रल तो रह सकते थे। और कहीं पर भी लड़ाई अगर किसी ने, ये प्रीएम्प्शन है ही नहीं, ये तो वॉर ऑफ चॉइस है, देयर इज नो प्रीएम्प्शन इन दिस, इट्स वॉर ऑफ चॉइस। तो वॉर ऑफ चॉइस अगर ऐसे मजबूत देश दूसरे देशों पे करते रहेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ का लीडर कैसे बन के आएगा, एक नॉन अलाइन मूवमेंट का या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का लीडर कैसे बन के आएगा? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। पर जनरल साहब, ये भी तो देखिए ना, खाड़ी देशों में ईरान के साथ कौन सा देश खड़ा है? एक मुस्लिम देश ने, खाड़ी देशों में एक मुस्लिम देश ने ईरान के समर्थन में आवाज नहीं उठाई। उधर से चाइना और रशिया छोड़ दीजिए, दुनिया का कौन सा देश ईरान के पक्ष में उतर के आया? और हमने क्या किया? हमने इजराइल के साथ साथ बाकी खाड़ी देशों से बात की, हम उनके साथ खड़े हैं। क्या यह स्टैंड सही नहीं लगता आपको? और ईरान अकेला क्यों पड़ा है अगर बाकी उसके साथ इतना गलत हुआ है? जनरल मोर, नहीं, टर्की उसके साथ है, चाइना और रशिया उसके साथ है, और तकरीबन अदर देन जो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज हैं और जो अलाइज हैं यूएस के, जहां यूएस की बेसेस हैं, और सारी की सारी मोनार्की हैं मानक, इनमें से एक भी डेमोक्रेसी नहीं है, सारी की सारी मोनार्कीज हैं। और मोनार्कीज को भी ये खतरा है क्योंकि वो यूएस के अम्ब्रेला के नीचे पनप रही हैं, तो उनके यूएस के बिना वो शायद सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस रीजन के अंदर, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज की जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है। तो इसलिए वो उस तरफ है। बट ईरान के समर्थन में अगर रशिया और चाइना खुलकर आए हुए हैं, टर्की खुल के आया हुआ है, और तकरीबन बाकी जो एरिया में मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और मलेशिया, इंडोनेशिया, आई थिंक सबने कंडेम किया है इस पूरे के पूरी घटना चक्र को।
जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।